दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे। ये क्लास नंबर 4 है। अगर इससे पहले आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जाकर, तभी जाकर ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो पाएंगी, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, है ना। अगर आपको अच्छी तरीके से कोई चीज़ सीखनी है, जानना है, तो आपको पहली वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज हम चौथी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 4, ये वीडियो है ना, वीडियो नंबर है 4। और आज हम बात करेंगे मिस्र बंधु के बारे में। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। और मिस्र बंधु में शामिल कौन कौन है, तो गणेश बिहारी जी शामिल है ना। गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, है ना। तो ये 3 लोग शामिल हैं, है ना। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मैंने इससे पहले आखिर क्या पढ़ाया है। इससे पहले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया है ना। तो ये चीज देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या किया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ये देखिए सारे एमसीक्यू टाइप, है ना। उसके बाद मैंने कालानुक्रम पद्धति के जनक जॉर्ज गिरेसन के बारे में पढ़ाया था। जॉर्ज गिरेसन से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स जो कि एग्जाम में आते हैं उनको मैंने क्लियर किया था। देखिए, जॉर्ज गिरेसन से सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको मैंने पढ़ा था। शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा था, है ना। इनके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। मौलवी करीमुद्दीन के बारे में हमने पढ़ लिया था। और सबसे पहले जो इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले आए थे गारसा दातासी, मैंने इनके बारे में पढ़ा था, है ना। तो गारसा तासी हो गए, दूसरा मौलवी करीमुद्दीन जी हो गए, तीसरा शिव सिंह सेंगर जी हो गए, चौथा मैंने पढ़ लिया था जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जी को। ठीक है, अब जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक था, वीडियो था। इसको आप जाकर के पहले देखिए, उसके पश्चात में तब उसके बाद देखिए वीडियो नंबर 4। तो चलिए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। मिस्र बंधु, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना ये भी देख लीजिए। तो मिस्र बंधु के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना है, नगेंद्र के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी चीजें हम आज ही पढ़ेंगे इसमें, और जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा जो हिंदी साहित्य का की जो लेखन परंपरा है उसका ये आखिरी टॉपिक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधु में ये एक याद कराने का तरीका है। यहाँ पर लिखा है 8 खंड, है ना। 8 खंड, अज्ञात कवि, कवि 5000 और मिस्र व्रत का संग्रह, भावी इतिहास का आधार। तो ये उक्ति है जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, इनके पूरे जीवन चरित्र को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 खंड में क्या है, सबसे पहले ग्रंथ का नाम देखते तो इनके ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्र बंधु विनोद किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है, मिस्र बंधुओं ने क्या लिखा है, तो लिखा है मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी इतिहास को 8 खंडों में बांटने वाले विद्वान। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य को मिस्र बंधुओं ने कितने पार्ट में बांटा है, तो आपका आंसर होगा 8। ठीक है, कौन कौन से उनको हम आगे पढ़ेंगे। कवियों की श्रेणियां बनाने वाले विद्वान, यानी श्रेणी बना दी, श्रेष्ठ, मध्यम और औसत। श्रेष्ठ में कौन है, मध्यम में कौन है, औसत में कौन है, ये भी चीजें हम नीचे पढ़ेंगे। अभी एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सारे पॉइंट यहाँ शामिल कर लिए हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, लगभग इन्होंने 5000 कवियों को शामिल करने वाले ये विद्वान हैं, और इनकी कुल टोटल जो कवि है वो 4591 कवियों को इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, इतने अधिक कवि होने के कारण, इतने अधिक कवियों के बारे में बखान करने के कारण, इतिहास बताने के कारण, ये जो है इसके बाद में जितने भी इतिहासकार आएंगे, भावी इतिहासकारों का ये आधार ग्रंथ बना। और यहीं से कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें जो आने वाली कवि हैं सब यहीं से कुछ ना कुछ चीजें उठाएंगे, और वो अब उन्हीं के बारे में वो बताएंगे। ठीक है, शुक्ल जी, ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, शिव सिंह सेंगर के इतिहास के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये व्रत शब्द के लिए प्रयोग किया गया, यानी एक व्रत
है। और ये पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये इन्हीं के चक्रव्यूह में घूमता रहता है, यानी यही ये हिंदी साहित्य के इतिहास को बताने वाले प्रमुख कवि हैं। यह कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों, ये कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है, यानी इन्होंने जो इतिहास लिखा है वो कालानुक्रम यानी कालों के बारे में इन्होंने डिवाइड करके बताया है। पुष्य, यहाँ पर है पुंड, है ना, पुष्य और पुंड को हिंदी का पहला कवि मानने वाले, तो सबसे पहले कवि किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर, दो लोगों ने, है ना, शिव, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु दोनों ने क्या किया है, पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। तो यहां से इंपॉर्टेंट है ना, पुष्प याद रखना, पुष्य, पुष्प यानी मान लीजिए पुष्प, पुष्प किस पर चढ़ाओगे, शिव जी पर चढ़ाओगे, है ना, किस पर चढ़ाओगे, शिव जी पर चढ़ाओगे। तो इस प्रकार से शिव जी यानी शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु, है ना, मिश्रा जी भी पूजनीय होते हैं। एक तो शिव जी पूजनी, है ना, और कौन पूजनी है भाई, मंदिर पर कहीं पर जाते हो, मंदिर में जाते हो, कहीं पर भी जो कथा भागवत आप कराते हो तो मिश्रा जी से ही कराते हो, तो इसीलिए मिश्रा जी भी पूजनी, है ना, और शिव जी भी पूजनी। तो ये पुष्प अब याद करने का आप समझ लीजिए कि याद करने का ये एक तरीका है, इसमें पुष्प याद रखना कि जो पुष्य को या पुंड को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने भी माना है और मिश्र बंधुओं ने भी माना है, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, तो ये इनका जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, इसको नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा क्या है, इसका क्या काम है, इसको भी इसी वीडियो में हम लास्ट में सबसे बताएंगे, ठीक है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आधार है। तो यही जो ग्रंथ है वो आधार बना है, जो अभी शुक्ल जी के बारे में बताया जाएगा। शुक्ल जी ने रीति काल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया है, ठीक है। तो जो कवियों का जो परिचय दिया है, रीति काल में जो कवियों का परिचय दिया है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोदी है। जो इतिहास जो इतिहास लेखन है, ठीक है, इतिहास लेखन की जो परंपरा का मूल जो आधार है वो मिश्र बंधु विनोदी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम देख लेंगे कि अभी मैंने बताया था कि जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने इसको कैसे कितने भागों में बांटा है और क्या क्या इन्हें कहा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मिश्र बंधु ने 1910 ईस्वी में नवरत्न नामक ग्रंथ लिखा, है ना। तो एक चीज ये भी आती है कि नवरत्न नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो मिश्र बंधु ने लिखा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने श्रेणियां बताते हुए निम्न कवियों को स्थान दिया है। 3 श्रेणी इन्होंने बना दी भैया। पहला उन्होंने ब्रह्मत्रयी बनाया, मध्यत्रयी बनाया और लघुत्रयी बना दिया, ठीक है। हाँ, तो पहला केशव दत्त, ब्रह्मत्रयी में किसको शामिल किया, देवदत्त, सूरदास और तुलसीदास को, याद रखना, देवदत्त, सूरदास और तुलसीदास जी को शामिल कर लिया, ठीक है, ब्रह्मत्रयी में। मध्यत्रयी में केशवदास जी को, मतीराम जी को और हरिश्चंद्र को शामिल कर लिया, है ना। फिर लघुत्रयी में किसको शामिल किया, तो महाकवि भूषण जी को, बिहारी लाल को और केशवदास जी को शामिल कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी आता है एग्जाम में। देखिए जितनी चीजें मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है। तो ब्रह्मत्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी हो गया। मिश्र बंधु ने अपने पहले संस्करण में कबीर को शामिल नहीं किया, है ना। नवरत्न जब नाम दिया ना तो वहां पर कबीर को शामिल नहीं किया, किंतु जब द्वितीय संस्करण आया तो उसमें कबीर को शामिल कर लिया। जब कबीर को शामिल कर लिया तो हो गए 10 लोग, है ना। लेकिन बताया, लेकिन जो नौ रत्न थे, नौ रत्न नाम की सार्थकता बनाए रखने के लिए कबीर को त्रयी, किसी भी त्रयी में शामिल नहीं किया,
है ना, जिससे कि नवरत्न के नाम की सार्थकता बनी रहे, इसलिए किसी तरह में शामिल नहीं किया। महत्वपूर्ण तथ्य कि जो बिहारी जी को नवरत्न में शामिल तो किया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन बिहारी को इन्होंने कभी नहीं माना, ये बिहारी जी को कभी नहीं मानते हैं, है ना, वह बिहारी जी को कभी नहीं मानते हैं। इसीलिए ये एक बात आती है आगे चल करके कि देव बड़े या फिर बिहारी, देव बड़े या बिहारी, इस प्रकार एक विवाद उत्पन्न हो जाता है हिंदी साहित्य में कि आखिर बड़ा कौन है। तो ये जो विवाद है ये भी देन है किसकी, मिश्र बंधुओं की, है ना, मिश्र बंधुओं की देन है, जो विवाद बना कि आगे चलकर विवाद बन जाएगा कि भैया देव बड़े हैं या फिर बिहारी, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। ये भी विवाद को जन्म देने वाले मिश्र बंधु ही हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। कौन कौन सा काल विभाजन किया देख लीजिए। मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इन्होंने कहा आरंभिक काल होता है। क्या होता है, आरंभिक काल। आरंभिक काल इन्होंने 700 ईस्वी से लेकर के 1444 विक्रमी तक, विक्रम संवत तक, ठीक है, ये विक्रम संवत में इन्होंने लिखा, विक्रम संवत का पूर्व। और इस आरंभिक काल को दो भागों में बांट दिया, एक तो का में बांट दिया, खा में बांट दिया। का में पूर्वारंभिक काल कह दिया कि 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत तक। फिर उत्तर आरंभिक काल 1344 से लेकर 1444 तक, यानी पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल दो भागों में बांट दिया। मध्य काल को भी दो भागों में बांट दिया, इसको भी पूर्व मध्य कर दिया, इसको पूर्व माध्यमिक काल बोल दिया गया, दूसरे को बोल दिया गया प्रौढ़ बोल दिया, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो इसको देखो दो भागों में बांट दिया गया इनका, ठीक है। पहले इन्होंने आरंभिक काल बोला और माध्यमिक काल, है ना, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, तो इन भागों में बांटा। इसके भी श्रेणियां बना दी, पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक। यहाँ पर भी माध्यमिक, जो माध्यमिक काल था इसको दो भागों में बांट दिया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़, यहाँ पर बोल दिया प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर इन्होंने बांटा अलंकृत काल, अलंकृत काल को भी दो भागों में बांट दिया, पूर्वा अलंकृत काल, उत्तरा अलंकृत काल, है ना, ये भी बांट दिया। फिर परिवर्तन काल, परिवर्तन काल इनका चला था 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी तक, है ना। फिर वर्तमान काल 1926 से लेकर के अब तक। तो इस प्रकार से इन्होंने समय का विभाजन कर दिया, समय का विभाजन इस प्रकार से इन्होंने किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियां देखने को मिलती है। यहाँ तो ठीक चला था, आरंभिक काल इन्होंने नाम रख दिया, यहाँ पर पूर्वारंभिक काल नाम रखा, यहाँ पर उत्तरारंभिक काल रखा, यहाँ पर पूर्वारंभिक, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रौढ़ बोल दिया। जो प्रौढ़ बोल दिया या फिर उत्तरारंभिक काल ही इनको रखना था। तो ये थोड़ा सा जो है ये समय, है ना, जो समय का जो विभाजन किया गया, काल का जो विभाजन किया गया, तो इसमें आगे चल करके कुछ ना कुछ दोष विद्वानों ने देखे और इस काल को इन्होंने जो विद्वान है उन्होंने नकार दिया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट इनको नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपने किसको पढ़ लिया, मिश्र बंधुओं को पढ़ लिया, ठीक है। मिश्र बंधु के बारे में जान, अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है। तो ये 5वें नंबर के इंपॉर्टेंट हैं कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हें ही सच्चे अर्थों में कवि माना गया है, इन्हें ही सच्चे अर्थों में कवि माना गया। हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में कवि कौन है, तो इन्हें ही माना गया। इन्होंने क्या किया, तो इनकी एक उक्ति है, इसके बारे में देखिए, इससे आपको ये चीजें, नीचे वाली जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी, है ना। क्या है कि 900 वर्ष हजार कवि किया प्रवृत्ति आधारित और हिंदी शब्द सागर नागरी प्रकाशित, ठीक है। तो ये गौड़ सर है ना, उनकी एक ट्रिक थी, उनकी ट्रिक को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। तो उन्होंने इस चीज को बताया था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, इसी चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 900 वर्ष हजार कवि किया प्रवृत्ति आधारित और हिंदी शब्द सागर नागरी प्रकाशित। जैसे उनकी जो रचना हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि
पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। इसका संशोधित रूप कब आया? तीसरा क्वेश्चन, तो 1940 में आया, ठीक है। फिर लिखा है 900 वर्षों का इतिहास साहित्य प्रस्तुत करने वाले विद्वान है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया 900 वर्ष। 900 वर्ष, 900 वर्ष इसीलिए कह दिया गया क्योंकि इन्होंने 900 वर्ष के इतिहास को बताया। फिर क्या लिखा है? 1000 कवि, लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र को शामिल करने वाले ये विद्वान थे और कुल इन्होंने शामिल किया था वो 997, है ना, 997 कवियों का चित्रण प्रस्तुत किया था। देखिए हर एक पॉइंट में एक क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट। तो कितने कवियों को शामिल किया इन्होंने? 997, है ना, लगभग 1000 कवियों को। यद्यपि कवियों की रचना काल की अपेक्षा उनकी रचनाओं का मूल्यांकन को महत्व दिया। इन्होंने कवियों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने क्या लिखा और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज पर उन्होंने अधिक महत्व दिया, है ना। तो मूल्यांकन पर इन्होंने जो है अधिक बल दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्रवृत्ति। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम प्रवृत्ति आधारित इतिहास को प्रस्तुत किया। अब प्रवृत्ति आधारित क्या होता है? प्रवृत्ति आधारित ये होता है कि जहाँ पर काल विभाजन हो, समय विभाजन हो, समाज में उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने क्या किया, अपना काल विभाजन किया। और इन चीजों को हम नीचे अभी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, इसीलिए हम एक एक पॉइंट को कंप्लीट करेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर, ये याद रखना, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में तो एक पत्रिका आई थी हिंदी शब्द सागर। ये हिंदी शब्द सागर क्या है, इस चीज को हम भी नीचे स्लाइड में पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में भी नहीं अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इसमें हिंदी शब्द सागर नाम से एक पत्रिका आई थी और उस एक पत्रिका थी, इसके मुख्य पृष्ठ पर हिंदी साहित्य नाम से एक पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन किया था और उस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। कौन सी पत्रिका के माध्यम से किया था? हिंदी शब्द सागर, है ना। शुक्ल जी ने अपनी हिंदी साहित्य को सिद्धों की वाणी से प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ किया था? सिद्धों की वाणी। अब ये सिद्धों की वाणी क्या होती है? तो जब हम आदिकाल पढ़ेंगे वहां पर सिद्ध, जैन, ये सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिद्ध एक बौद्ध धर्म की जो शाखा है उसमें सिद्धों का वर्णन किया गया और उन्हीं को सिद्ध बोला जाता है ना। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। इतिहास को विधेयवादी विधेयवादी पद्धति, मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि विधेयवादी पद्धति क्या होती है। एक नवीन पद्धति है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, सार्वभौमिक पद्धति है और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी चीजों को ध्यान में रखने वाली एक पद्धति जिसका नाम था विधेयवादी पद्धति। इसमें लिखने वाले विद्वान थे रामचंद्र शुक्ल। विधेयवादी पद्धति का मतलब देखो बताया गया, कार्य कारण संबंध से होता है। जैसे जैसे कार्य कारण संबंध से होता है, जैसे आदिकाल में अगर युद्धों का वर्णन है, हो रहा है भाई, युद्ध अगर हो रहे हैं तो वहां पर युद्धों का वर्णन, तो इसीलिए उसे वीर, जब युद्ध होगा तो वहां पर वीर जो जिन्होंने वीरता के साथ में लड़ाई की, युद्ध किया, जीते, तो उनका वर्णन होगा, तो वो कहलाएगा वीर गाथा काल। उन वीर, जो वीर लोग हैं उनकी गाथाओं का वर्णन किया जाएगा। तो इस चीज को बोला गया, इस चीज को ही बोला जाएगा कार्य, और कार्य जब होगा कारण संबंध, है ना। ये चीज किसने पहले प्रस्तुत की? ये प्रस्तुत की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो इसे बताया, इसे लिखी गई रचनाओं को वीर गाथात्मक थी, है ना, जो आदिकाल में जो रचनाएं थी वीर गाथात्मक थी। यह विधि उन्होंने फ्रेंच विद्वान, अगर पूछा जाए कि भैया कहाँ से ये विधि आपने प्राप्त किया, इन्होंने ये विधि कहाँ से प्राप्त की, तो ये विधि एक फ्रेंच विद्वान थे तेन महोदय, तेन महोदय से इन्होंने ये विधि ली थी, है ना। फ्रेंच विद्वान थे तेन महोदय, तो वहां से इन्होंने सीखी थी। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा तो यही है कि आप एक
कॉपी बना लीजिए, उन इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ये सब काम कीजिए जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आपको हम और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। और अच्छा पीडीएफ अच्छा कंटेंट लेकर आएँ आपको और अच्छी तरीके से, तभी मन लगेगा ना। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। चलिए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो कौन कौन सा किया है इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्रम, काल का नाम, शुक्ल जी के द्वारा जो काल का नाम दिया है, ये समय सीमा यहाँ पर बता दी गई है ना। और समय सीमा, ये समय सीमा हो गई, ठीक है। ईस्वी लगभग सन में देखो जो नाम दिया है, एक तो नाम दिया है इन्होंने ऐतिहासिक नाम दिया है, एक दिया है प्रवृत्तिगत, एक ऐतिहासिक नाम दिया, एक दिया प्रवृत्तिगत, ठीक है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना। तो ये सब क्या है, ऐतिहासिक है भैया। आदिकाल क्या है, ये ऐतिहासिक हो, आदिकाल ऐतिहासिक दर्शाता है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, है ना, आधुनिक काल जैसे कि आप पढ़ते हो तो प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास ऐसे पढ़ते हो ना, तो ये क्या है, समय ऐतिहासिक है। प्रवृत्तिगत क्या है, प्रवृत्तिगत में वीर गाथा काल, वीरों का वर्णन किया गया, वहां पर सारी वीरताएं भरी लिखी गई है, सचिंद्र बरदाई ने लिखी है ना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो वीर गाथा काल प्रवृत्ति आधारित हो गई। भक्तियों, भक्ति का जैसे कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, सूरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में वर्णन किया गया, तो ये भक्ति काल था, भक्ति काल था, इसीलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया प्रवृत्ति के आधार पर, यानी कौन सा समय चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, तो इन्होंने नाम रख दिया भक्ति काल, ठीक है। रीति काल, जब रीतियों की बात आ गई है ना, तो वहां पर इन्होंने नाम रख दिया रीति काल। जब गद्य का प्रचलन आया तो इन्होंने गद्य काल नाम रख दिया। देखिए कितना अच्छी तरीके से इन्होंने सोच समझ करके अब तक सबसे तर्क संगत तर्क देने के बाद में इन्होंने ये काल विभाजन कर दिया। समय सीमा बता दी कि जो आदि काल है वो 1000 संवत 1050 से लेकर 1375 तक है ना। ईस्वी में अगर आपको आता है तो आप लिख दो कि 900, भाई माइनस करना है, बस कितना माइनस करना है, 57, है ना। विक्रम संवत, विक्रम जो विक्रम द्वितीय के द्वारा जो विक्रम संवत लागू किया गया था, है ना, 57, तो 57 माइनस कर देना है। 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी, है ना, संवत 1375 से लेकर 1700 से लेकर 1900 से लेकर 1984 या अब तक। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया, काल विभाजन किया, ऐतिहासिक और प्रवृत्तिगत दोनों आधारित पर। कितना अच्छी तरीके से उन्होंने बताया ना। अब देखिए और आगे देखिए, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का मेन कवि माना जाता है, सबसे अच्छी इनकी पद्धति मानी जाती है। क्यों, इन्होंने इतना अच्छा वर्णन ही कर दिया। देखिए आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन किया गया। अब जो भक्ति काल को आपने अभी इससे पहले आदिकाल को आपने देख लिया, उसको बांट दिया और उसमें पार्ट कर दिए जिससे कि और आपको समझ में आ जाए। उन्होंने भक्ति काल को देखिए अभी क्या बांटा था, उससे पहले आदिकाल बोला था ना, आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर मध्यकाल। तो जो भक्ति काल बीच में आया था उसके पार्ट, भक्ति काल को इन्होंने कहा कि एक इसमें काव्य जैसे जैसे से कवि आते गए, है ना, उनके जो विचार आते गए उनको भी उन्होंने अलग कर दिया। तो एक जो आई निर्गुण काव्य धारा, जब निर्गुण संत आ गए और सगुण संत काव्य धारा, तो जो सगुण आ गए ना, निर्गुण आ गए, तो वहां पर इन्होंने बांट दिया, तुरंत बांट दिया, कह दिया भाई निर्गुण वाले अलग हैं, सगुण वाले अलग हैं। निर्गुण में इन्होंने कहा कि एक शाखा और बढ़ गई, उसमें भी निर्गुण में क्या आ गए, एक तो थे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे, गुरुओं की पूजा करते थे, है ना, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो उनको भी अलग कर दिया, तुम भी भैया अलग हो जाओ, उनको भी अलग कर दिया। ज्ञानाश्रयी शाखा बना दी, ज्ञान को महत्व देने वाले, प्रेम को महत्व देने वाले प्रेमाश्रयी बना दी। क्या शुक्ल जी ने कितना अच्छा काम किया, मतलब जैसी प्रवृत्ति है उसी आधार पर इन्होंने डिवाइडेशन चालू कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं और इस चीज को हम डीपली पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कहीं से आपका एक क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। चलिए, तो निर्गुण काव्य धारा को बांट दिया, ज्ञानाश्रयी में, प्रेमाश्रयी में, यहाँ पर संत काव्य है ना, सूफी काव्य, कबीर दास जी, गुरु नानक जी आ गए, है ना, दो लोगों को मेन मेन मैंने लिख दिया। यहाँ पर जायसी कुतुबुन जी आ गए,
यहाँ पर जब सगुण काव्य धारा में आओगे इसमें भी बांट दिया, भैया कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, सबको अलग अलग करके दर्शा दो, बता दो, जिससे कि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना है। इनको भी बांट दिया इन्होंने, है ना। राम राम भक्त शाखा में तुलसीदास, केशवदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, सबको अलग कर दिया भैया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बताया। आदिकाल को कैसे बांट दिया, आदिकाल को भी इन्होंने बता दिया, तो मैंने बता ही दिया, पहले ही चीजें बता दी, ठीक है। ये मैंने भक्ति काल को बता दिया, आदिकाल को बता दिया। तो इन चीजों को इन्होंने समझाया और बताया, जिससे कि लोगों को लगा कि यार हाँ ये तो बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो ये इसीलिए इनके साहित्य को सब लोगों ने स्वीकार लिया। अब देखिए इन्होंने बताया कि जो विकास हुआ है, यानी जो भाषा आई है, हिंदी भाषा आई, वो पहले सबसे पहली जो भाषा थी वो संस्कृत थी, फिर पाली, फिर चेंज होकर प्राकृत में आई, फिर अपभ्रंश आई, और उसके पश्चात में हिंदी का स्वरूप हमारे समक्ष आया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने शुक्ल जी ने बताया इन चीजों को। अभी और चीजें हैं शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। ये शुक्ल जी ने गद्य के आविर्भाव को इतिहास में बहुत बड़ी घटना माना। उन्होंने कहा जो गद्य काल आया ना, ये बहुत बड़ी घटना है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नामकरण हेतु 12 ग्रंथों का आधार प्रस्तुत किया। 12 ग्रंथों का आधार, ये भी क्वेश्चन आता है, यही भी क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, जो वीर गाथा काल जो नामकरण किया है, वो 12 आधार उन्होंने प्रस्तुत किए, है ना। और इसका खंडन भी हुआ है, प्रस्तुत भी किया है, खंडन भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ग्रंथ पहला नाम बताया कि विजय पाल रासो। विजय पाल रासो किसने लिखी है, तो ये लिखी है नल्ल सिंह ने। विजय पाल रासो ये श्रृंगार पर आधारित है ना। तो लेकिन इन्होंने इन्हीं का आधार बनाया है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है वीरतापूर्ण कार्य किए गए हैं, लेकिन ये पूर्णतः वीरता कार्य, वीरता जो है ये नहीं है, ग्रंथ नहीं है, वीरता भरा ग्रंथ नहीं है, इसीलिए कुछ विद्वान इसको मानते भी नहीं है ना। तो यहाँ पर विजय पाल रासो किसने लिखी है, लेकिन तुमको क्या करना, याद रखना है कि विजय पाल किसने लिखी है, ये लिखा है नल्ल सिंह ने। हमीर रासो किसने लिखा है, सारंगधर ने लिखा है। कीर्तिलता किसने, विद्यापति, और कीर्ति पताका भी विद्यापति ने लिखी है, ठीक है। कुमार रासो किसने लिखा है, दलपत विजय ने लिखा है। विसल देव रासो नरपत नाल ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। चंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा है। जय मयंक मधुकर का भी लिखा है। आलाखंड किसने लिखा है, जगनिक ने लिखा है ना। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, ये लिखा है खुसरो ने। पदावली, विद्यापति की पदावली, ये विद्यापति ने लिखा है, ठीक है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, ये विद्यापति ने लिखा है ना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए विजय पाल रासो नल सिंह ने लिखा, हमीर रासो सारंगधर ने लिखा, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो कवि होते हैं, उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अगर इन्होंने नामकरण किया है तो वो गलत है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे काव्य हैं जो वीरता आधारित नहीं है। इसमें पृथ्वीराज रासो जो है यही वीरता आधारित है ना। और जो आल्हा खंड है जगनिक के द्वारा, ये भी वीरता पूर्ण जो है काव्य है, ग्रंथ है। तो इसीलिए कुछ जो विद्वान है आगे ये जो डिवाइडेशन मानते हैं ये गलत मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई 12 की यानी 12 की। तो यहाँ पर कुछ 12 वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने मेंशन कर लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। पहला क्वेश्चन आता है कि गिरियर्सन ने कितने कालों में हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है। तो गिरियर्सन ने भी 12 कालों में बांटा है, याद रखना आता है। साकेत में कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं। तुलसी के प्रमाणित रचना कितनी है, 12 है। जो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12 है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, 12 है। शुक्ल के आदिकाल है तो जो आधार ग्रंथ अभी जो बताए ये कितने हैं, ये भी 12 है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रीतिकाल, अभी त्राई की बात करते है ना, त्राई की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिए रीतिकाल में ये भी आता है। रीतिकाल की जो त्रयी वो कौन है, तो केशवदास बिहारी भूषण रीतिकाल में। छायावाद की त्रयी कौन है, प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं। छायावाद की लघु त्रयी आती है तो महादेवी वर्मा लिखना है, राम कुमार वर्मा लिखना है, ठीक है। और भगवती शरण उपाध्याय लिखना है। शतक त्रयी में कौन है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, है ना। नाइक
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नई कविता त्रयी में ही आ जाएगा तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मोहन, राकेश, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। तो ये त्रयी में माखनलाल चतुर्वेदी नहीं कहीं कहीं पर माना जाता है, कहीं कहीं पर नहीं माना जाता है। तो इतने लोग त्रयी में शामिल हैं नई कविता में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जिससे कि ये चीजें याद रहे, क्योंकि ये कभी ना कभी ये आए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम पढ़ लेंगे राम कुमार वर्मा जी को, ठीक है। ये आलोचक हैं, इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है। इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, कुछ थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में, है ना। इनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश में। रचनाएं इनकी यहाँ पर मैंने लिख ली है ना। इंपॉर्टेंट चीजें कौन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो हम यहाँ पर लिख दिए, इनको पहले आप पढ़िए। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और आलोचनात्मक पद्धति को इन्होंने जन्म दिया था। आलोचनात्मक पद्धति मैंने पहले वीडियो में बताया कि आलोचनात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें किसी भी ग्रंथ के गुण या दोषों को पता लगाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। इसका प्रकाशन 2 खंडों में होता है। कितने खंडों में? इंपॉर्टेंट है, आलोचनात्मक इतिहास का जो राम कुमार का जी का है, ये 2 खंडों में इसका प्रकाशन होता है। एक तो होता है 1938 में, है ना, और द्वितीय भाग जो होता है उसका प्रकाशन नहीं हो पाया था क्योंकि इनका देहांत हो गया था। इन्होंने आदिकाल को संधि एवं चारण काल बोला है, ठीक है। क्या बोला है? आदिकाल को संधि या चारण काल बोला है। और संधि और चारण काल और किसी ने भी बोला है। किसने बोला है ये चीज आप हमको कमेंट के माध्यम से बताओगे, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि संधि और चारण काल एक तो राम कुमार वर्मा जी ने बोला है, और किसने आखिर बोला है, ये चीज कमेंट के माध्यम से बताओगे, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, और इन्हें एकांकी सम्राट बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आएगा तो आपको लिख देना है कि एकांकी सम्राट किसे बोला गया है, तो वो बोला गया है राम कुमार वर्मा जी को, ठीक है। और एक काम करना है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइए कि आखिर आप लोग कहाँ पर निवास करते हो, कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप तक वीडियो पहुंचती है तो एक बार कमेंट अवश्य करें कि आखिर आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए, है ना, इसके अलावा जो जीएस की वीडियो चाहिए, मैंने प्राचीन कालीन जो इतिहास है वो पूरी अपलोड कर दी है, बहुत अच्छी तरीके से देखिए उसका कंटेंट कितना अच्छा है। मध्यकालीन इतिहास भी मैंने अपलोड कर दिया है ना। तो इन चीज़ों को देखिए। और ये हिंदी की चल रही है सीरीज, है ना। इसमें मैं चौथा वीडियो, अभी चौथे वीडियो पर हूँ, चौथा वीडियो पढ़ा रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से लेकर के। साहब पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी अभी हमसे जुड़े रहिए आप, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करवाएंगे, जो कि एग्जाम में आपके आए हुए। वन लाइनर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ, प्रमुख पहचान और योगदान, है ना। तो योग ये सब इनकी जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो सब ग्रंथ हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एक चीज बताएंगे तो वो समय हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। मेन मेन चीजें यहाँ पर पढ़ लेते जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया है, 5 कालों में बांटा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने कालों में? 5 कालों में बांटा है। कौन सा? पहला इन्होंने बताया संधि काल, चारण काल। लिखा तो यहाँ पर है संधिकाल चारण काल, तो इन्होंने संधिकाल बताया 500 यानी 750 से लेकर के 1000 तक। चारण काल को बताया 1000 से लेकर के 1375 तक। भक्ति काल को 1375 से लेकर के 1700 तक, 1700 से 1900, और 1900 से अब तक। तो ये आप काल विभाजन देखिए, ये काल विभाजन सेम वैसा ही आपको लग रहा होगा जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है ना, वैसे ही सेम। बस ये तो इसीलिए संधि और चारण काल को एक ही बार में पढ़ा जाता है ना, एक ही बार में पढ़ा जाता है भाई, संधि चारण काल, है ना, ये दिया। और भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जैसा कि अभी इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था वैसा ही सेम इन्होंने बताया है ना। तो ये चीजें समानताएं हैं दोनों में। और आगे देखिए, हाँ चलो अब हम पढ़ लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ठीक है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर इनके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं। यहाँ सबसे आपके टॉपिक से रिलेटेड इन चीजों को पहले पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की इन्होंने लिखा 1940 ईस्वी में लिखा हिंदी साहित्य की। पहले इसको हम देख लेते हैं कुछ चीजें इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका योगदान। इनके प्रमुख प्रश्नों में उनकी आलोचनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक और समाजशास्त्री उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, अशोक के फूल, बाण भट्ट की, ये क्वेश्चन आता है आपको याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़िए। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में इन्होंने लिखा था। 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे। हिंदी साहित्य का इतिहास, नहीं आदिकाल होना चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल, हाँ आदिकाल है ना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इतिहास नहीं है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, ये लिखा था 1952 में। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये लिखा था 1953 में, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथ इन्होंने किया 1940 में, 52 में, 53 में, है ना। यह एक व्याख्यान ग्रंथ माना जाता है, समाजशास्त्री पद्धति पर आधारित है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। और 1229 रचनाकारों का परिचय इसमें मिलता है। कितने? 1229। तो यहाँ पर अच्छा एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में केवल यही आएगा, इनकी जो 3 ये ग्रंथ है इनके बारे में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, 40 में, 52 में, 53 में, ठीक है। पहला क्या है, भूमिका, लास्ट वाला याद रखो, याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य का की भूमिका, पहले भूमिका है ना, फिर क्या है, फिर आदिकाल है, भूमिका, आदिकाल, और फिर क्या है, विकास, उद्भव और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अपनी कृति हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के मुख्य रूप से 4 भागों में किया है। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में कितने भाग हैं, कितने भाग में, मतलब किसमें ये जो बंटवारा किया गया है, जो बांटा गया 4 भागों में जो बांटा गया, तो किससे बांटा गया, कौन से ग्रंथ में दिया गया है, तो वो दिया गया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में, है ना। कालों का बंटवारा किया गया, कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। क्या नाम है, तो नाम पढ़ लो यहाँ पर। आदिकाल नाम दिया है, पूर्व मध्य काल, उत्तर काल और आधुनिक काल, यानी यहाँ पर भक्ति काल, रीति काल। तो ये भी आप देखोगे तो सेम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आपको मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से, है ना। वही काल विभाजन भी लगभग मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 1000 से पूरा ले लिया है ना। जैसे हजारी, हजारी मतलब 1000, तो 1000 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, 1000 से 1400, है ना, 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। तो ये चीज है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी और चीजें पढ़नी है हमें। हाँ, नगेंद्र जी से संबंधित कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर नागेंद्र जी को, है ना। इनका जो जन्म हुआ था 9 मार्च 1915 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो हो गई थी 1999 में, है ना। मृत्यु का स्थान नई दिल्ली है। कर्म भूमि इनकी भारतीय है, ठीक है। तो एक निबंधकार या आलोचक थे। तो यहाँ पर मैंने छोटी कुछ चीजें लिख दी हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड ये चीज है। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, क्या लिखा इन्होंने, तो ये इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा, लेकिन कैसा लिखा, वृहद इतिहास। भैया इनकी जो बुक है ना, बहुत बड़ी बुक है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और इनकी जो किताब बहुत मोटी किताब है, इसलिए इनका नाम दे दिया गया हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। कितने खंडों में है ये किताब, 10 खंडों में है। कब लिखा था, 1973 में इसको प्रकाशित किया गया था, है ना। तो एक हो गया हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, दूसरा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा कौन सा ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और भी हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास और किसने लिखा है, और लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना। तो पहले उन्होंने लिखा था, उसके बाद में इन्होंने लिखा। तो कहीं पर भी ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास
शुक्ल जी ने लिखा है और नगन जी ने भी लिखा है। रीतिकाल की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। रीतिकाल की भूमिका ये किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। वृहद इतिहास एक तो है क्या? वृहद इतिहास। दूसरा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा क्या है? रीतिकाल की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, ठीक है। काल विभाजन कौन सा किया इन्होंने? तो पहला आदिकाल बोला, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए सेम ये समझ लीजिए जिस प्रकार से शुक्ल जी ने काल विभाजन किया है, सेम वैसे ही विभाजन इन्होंने कर दिया। तो जो बाद में आए, चाहे राम कुमार वर्मा जी आए हों या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आपने देख लिया, नगेंद्र जी को देख लिया है, इन्होंने सेम टू सेम कॉपी किया है शुक्ल जी के काल विभाजन से, ठीक है। तो इन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी वही किया है, 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी, 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक बांट दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया? एक काम इन्होंने अलग किया, थोड़ा ये अलग किया, क्या? आधुनिक काल का इन्होंने आधुनिक काल को बांट दिया पार्टों में, क्योंकि गद्य काल आया, गद्य काल को इन्होंने बांट दिया। इसमें क्या कहा? इसमें इन्होंने कह दिया कि 1957 से लेकर के 1857 से लेकर 1900 तक जो काल रहा गद्य का, वो पुनर्जागरण काल रहा। फिर जागरण सुधार काल आया 1900 से लेकर 1918 तक। छायावादी काल आया 1900। तो ये पहले कवि थे, ये पहले जो साहित्यकार थे जिन्होंने क्या किया? आधुनिक काल का विभाजन कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हुए इससे पहले, है ना। छायावादी काल को 1938 से लेकर के अब तक बांट दिया, प्रगतिवाद बांट दिया, प्रयोगवाद काल बांट दिया, नवलेखन कला बांट दिया, है ना। तो आधुनिक काल को इन्होंने और विस्तृत रूप दे दिया। चलिए और चीजें पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेंगे यहां से क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसके बारे में बताइए आखिर ये क्या है, क्योंकि जो भी प्रकाशन ग्रंथ है, कहते हैं नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ, ये कहाँ पर है, क्या काम है इसका, तो पूरी फुल डिटेल यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, है ना, के बारे में आज हम लोग, ये पुस्तकालय मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया, इसका जो है स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी, है ना। ये वाराणसी में है ना। इस प्रकार से इसकी बिल्डिंग इस प्रकार से बनी हुई है, आप देख सकते हो, है ना। चलिए पढ़ते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी, है ना। नागरी प्रचारणी सभा की जो 1893 ईस्वी को हुई थी, इसकी स्थापना जो संस्थापक थे कौन थे? मुख्य रूप से बाबू श्याम सुंदर दास जी, है ना, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, है ना। तीन लोगों, ये तीन क्वींस कॉलेज, है ना, वाराणसी के विद्यार्थी थे और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, है ना। तो तीन लोग, कितने लोग हो गए? तीन लोग। नाम याद रहेगा, पहला नाम किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास। फिर दूसरा कौन है? रामनारायण मिश्र, है ना। फिर कौन है? तो ठाकुर शिव कुमार सिंह। तीन लोगों का नाम है। उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति करना, प्रचार करना और प्रचार प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना, है ना, उसमें जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करना, ये सारे काम है नागरी प्रचारणी सभा का, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, ये क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे बाबू राधा कृष्ण दास जी को बनाया गया था, है ना। ये कौन थे? देखिए मैंने एक एक चीज यहाँ पर लिख दी है, एक एक चीज को मैंने बताया है ना, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़े ना, मतलब आप आपसे कहीं भी मिस ना हो, है ना। तो ये बाबू जो राधा कृष्ण दास जी थे, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे, है ना। चलो रिलेशन भी स्थापित हो गया। प्रधान कार्यालय कहाँ भैया? तो इसका कार्यालय वाराणसी में है ना। और इसकी शाखाएं कहाँ हैं? तो भैया एक शाखा है नई दिल्ली में और एक शाखा है हरिद्वार में। लो पूरी जानकारी, है ना। ऐतिहासिक योगदान बताइए, तो ऐतिहासिक योगदान क्या है ये भी यहाँ पर देख लो। आर्य भाषा की स्थापना, सबसे जो पहला काम था वो था आर्य भाषा की स्थापना, ठीक है। आर्य भाषा की स्थापना, आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना, जो देश में हिंदी पुस्तकों के सर्वश्रेष्ठ संग्रहों में से एक है। इसमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का भी विशाल संग्रह है। तो इस प्रकार से जाएंगे तो पुरानी पुरानी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी किताबें आपको यहाँ पर मिलेंगी। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी का इसका प्रकाशन हुआ, जो
हिंदी शोध की सबसे प्राचीन और मान्य पत्रिका है ना। तो इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? तो 1896, मतलब 1893 में स्थापना हुई, है ना। और पहली जो पत्रिका निकाली गई वो 1896 ईस्वी में निकाली गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? लास्ट पेज, लास्ट पेज पर आ गए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। समझ में कि नहीं? देखिए कहीं कहीं पर प्रिंट मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम ही को इसका टाइपिंग करना है, हम ही को पढ़ाना भी है, तो ये सारे ढेर सारे काम रहते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं पर मिस प्रिंट हो जाता हो, तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को क्या करना है कि कितने भागों में बांटने की चर्चा हुई थी कि भैया ऐसा है कि जो साहित्य संपूर्ण इतिहास है उसको क्या करेंगे हम 18 भागों में प्रकाशित करेंगे, 18 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब इसको बनाया गया, जब योजना, इसको तो योजना बनाई गई थी 18 खंडों में, किंतु हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास का प्रकाशन किया गया 1957 व 84 में, ये 16 खंडों में ही सिमट गई। बनाया तो गया था 18 खंडों के लिए, लेकिन ये कितने खंडों में सिमट गई? 16 खंडों में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनता है कि भैया जो नागरिक प्रचारणी सभा है ना, काशी के द्वारा जो संपूर्ण जो पूरा जो हिंदी साहित्य है उसको कितने भागों में प्रकाशित, कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी? तो योजना बनाई गई थी, आएगा आंसर, तो फिर 18। कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो 16, है ना। हिंदी शब्द सागर, देखो बड़ा आप नाम सुने होंगे, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द, वो है क्या? तो यहाँ पर देखिए, हिंदी शब्द सागर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कोश है, एक हिंदी का बड़ा सा कोश है, सर्वश्रेष्ठ कोश है, जिसको कहोगे हिंदी शब्द सागर। ठीक है, इसमें हिंदी व्याकरण, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण एवं प्रकाशन होता है ना। भारत कला भवन म्यूजियम की स्थापना, जिसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU को हस्तांतरित कर दिया गया। हाँ, तो हिंदी शब्द सागर की यहाँ पर बात हुई, है ना। हिंदी शब्द सागर पत्रिका के माध्यम से, अभी मैंने बताया था, शुक्ल जी की जो थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, भारत कला भवन मैंने म्यूजियम ये तो बता ही दिया, है ना, कि जो भारत कला भवन म्यूजियम था, है ना, म्यूजियम की स्थापना जिसको बाद में क्या कर दिया गया? BHU में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, यह संस्था हिंदी साहित्य और भाषा में मील का पत्थर मानी जाती है, जिससे उस समय का काम किया जब अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला, यानी जब उस समय भी ये जो संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा, इसने हिंदी के अस्तित्व को बनाए रखा, जबकि उस समय अंग्रेजों का शासन भी था। अंग्रेजों के शासन के समय में और जब मुगलों का शासन था, उनके शासन काल में भी जो हिंदी का अस्तित्व, जो किताबें जो बच गई, किताबें जो पुस्तकें जो ग्रंथ बच गए, उनको एक स्थान पर संग्रहित करना, उनको अच्छे तरीके से रखना, उनकी देखभाल करना, ये काम किया गया नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नागरिक प्रचारणी सभा है ना, इन्होंने क्या किया? हिंदी को एक आधार ग्रंथ बना करके हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो और क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए प्रथम खंड, है ना, प्रथम खंड के संपादक कौन हैं? भाई कितने कितने खंड थे? 16 खंड थे। तो 16 खंड तो याद नहीं कर सकते, 16 खंड आते भी नहीं है, तो इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं। क्या आता है? एक आता है प्रथम खंड। प्रथम खंड के संपादक कौन थे? तो प्रथम खंड जो हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसका नाम था, नाम क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका आता है, ठीक है, एग्जाम में। इसके संपादक थे बली पांडे। कौन थे? बली पांडे। ठीक है, तो बली पांडे थे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा कि प्रथम खंड के संपादक नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य की पीठिका संपादक कौन थे? बली पांडे जी थे। छठा खंड, छठा खंड जो था वो रीति काव्य की भूमिका, है ना, इसके संपादक कौन थे? तो मैंने अभी इसके पहले पढ़ाया था कि संपादन इसका कर रहे थे नगेंद्र जी, है ना।
फिर जो 16वां लास्ट वाला खंड आया हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादन थे राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन, है ना। तो 16वां खंड राहुल संकृत्यायन ने लिखा, नाम क्या था, हिंदी साहित्य का हिंदी का लोक साहित्य, लोक साहित्य, है ना। पहले पीठिका, फिर भूमिका, फिर लोक साहित्य, फिर बली पांडे, नगेंद्र और राहुल संकृत्यायन। तो इस प्रकार से ये आपका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर आपको ये जो हिंदी साहित्य की लोक परंपरा है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, उसके बारे में बताया। यहाँ से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, जो तुम्हारे पेपर में आए हैं, जो कि एग्जाम पेपर में आने वाले जो आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का वन लाइनर हम लोग पढ़ लेंगे, पहला काम ये करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लगभग 50 प्लस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बस ये पूरा तुम्हारा हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग तैयार करेंगे साथ में मिल करके, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।